Hi, welcome to my class. Today we are going to study about class 12th political science. Second lesson, name of the lesson is federalism. So first of all, what is federalism या संघवाद किसे कहते हैं? So federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. अर्थात संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों को केंद्र सरकार और अन्य इकाइयों में बांटा जाता है. देन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरेशन हैज़ 2 levels of government. One is the government for the entire country. Others are governments at the level of provinces or state. तो जो संघवाद होता है इसमें सरकार के कम से कम 2 स्तर होते हैं. एक होता है वो स्तर या वो सरकार जो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी वो सरकार होती है जो प्रांतीय स्तरों पर या राज्य स्तरों पर काम करती है, जिसे हम राज्य सरकारें कहते हैं. देन both these levels of government enjoy their power independent of the other. तो संघवाद की सबसे खासियत क्या होती है कि ये जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का उपभोग करती हैं. In a federal system, the central government cannot order the state government to do something. जो विशुद्ध फेडरल संघवाद होता है या फेडरल सिस्टम होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर बिल्कुल बराबर होते हैं. केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी भी तरह का कोई आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है. देन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के पास अपने स्वयं की शक्तियाँ होती हैं जिसके लिए वो केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है. बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो दोनों सरकारें हैं ये अपने अपने लेवल्स के लिए पब्लिक के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है. अर्थात इन दोनों स्तरों की सरकारों को जनता के सवालों का जवाब अवश्य देना होता है. नाउ दिस मैप शोज द कंट्रीज विच हैव अडॉप्टेड फेडरलिज्म एज अ पॉलिटिकल सिस्टम. तो लाल रंग से जितने भी आप देश देख रहे हैं, चाहे कनाडा हो, यूएसए हो, भारत हो, रशिया हो, स्विट्ज़रलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, स्पेन हो, ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना हो, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने संघवाद को शासन प्रणाली के रूप में अपनाया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म या संघवाद के लक्षण. तो द फर्स्ट फीचर इज देयर आर 2 or more लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. तो संघवाद के विभिन्न लक्षणों में सबसे पहला और मुख्य लक्षण है कि सरकार के कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा स्तर होते हैं. पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार, और हमारे यहाँ जैसे है तीसरी लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार जिसे कहते हैं. नाउ द सेकेंड फीचर इज डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. मतलब चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जनता वही होती है जिस पे शासन किया जाता है. एंड ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. इसके साथ ही साथ जितने भी सरकार के स्तर हैं इनके न्याय क्षेत्र अपने अपने अलग अलग होते हैं. किस संबंध में? इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब नियम कानून बनाने से संबंधित या विधायिका से संबंधित, कराधान से संबंधित और प्रशासन से संबंधित दोनों स्तरों के अपने अपने न्याय क्षेत्र होते हैं. देन द थर्ड, द jurisdiction of the respective level or tiers of government are specified in the constitution. इसके साथ ही साथ क्या किया गया है कि दोनों स्तरों के या जितने भी स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, हर स्तर की सरकारों का जो
न्याय क्षेत्र है और कार्य क्षेत्र है, ये संविधान के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सा कार्य क्षेत्र केंद्र सरकार का होगा और कौन सा कार्य क्षेत्र राज्य सरकार का होगा। देन फंडामेंटल प्रोविजंस या जो बेसिक प्रावधान है, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब संविधान के जो बेसिक तथ्य हैं, जो बेसिक प्रावधान है, जो मूलभूत अवधारणा है, उसको कोई भी एक स्तर की सरकार अपने मन से चेंज नहीं कर सकती है। Then courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. इसके साथ ही साथ हमारे जो न्यायालय हैं, इन न्यायालयों को ये पूरा अधिकार होता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो ये संविधान से संबंधित कोई भी परिवर्तन या शक्तियों का बंटवारा कर सकती है और विभिन्न स्तरों की सरकारों की शक्तियों पर ये अंकुश भी लगा सकती है। देन नेक्स्ट फीचर इज सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किसको लेकर होता है? पैसे को लेकर। तो सरकार की जो रेवेन्यू होता है, जो आमदनी होती है, ये टैक्सेशन से होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट में संविधान के द्वारा ये क्लियर कर दिया जाता है कि कौन सी सरकार कितना रेवेन्यू, कितना टैक्स वसूलेगी। द नेक्स्ट फीचर इज द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड and promote the unity of the country while at the same time to accommodate regional diversity। तो जो संघात्मक सरकार होती है, इसके दो कार्य होते हैं या दो उद्देश्य होते हैं। पहला क्या है कि देश की सुरक्षा करना और उसकी एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना। इसके साथ ही साथ उसे जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनका भी सम्मान करना पड़ता है, उनके प्रति भी पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो जो एक उत्कृष्ट संघवाद होता है, इसमें दोनों तथ्यों का समावेश होता है कि दोनों लेवल की जो सरकारें हैं, ये आपस में इनमें विश्वास होगा, भरोसा होगा और दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। टाइप्स ऑफ फेडरेशन या संघवाद के प्रकार। तो फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकेंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन कौन है देश इंपॉर्टेंट? यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड अ स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट। तो कमिंग टुगेदर मतलब क्या हुआ? एक साथ आना। तो जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसमें क्या था कि विभिन्न इकाइयों ने अपने आप को इकट्ठा करके एक राष्ट्र बनाया। जैसे कि अमेरिका में जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तो वहाँ की जो 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम आपस में मिलकर यूएसए नाम से देश बनाएंगे। तो वहाँ विभिन्न प्रांतीय सरकारें या विभिन्न प्रांतों ने एक साथ आकर देश बनाया, इसलिए उसे हम कमिंग टुगेदर कहते हैं। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास लगभग बराबर पावर होते हैं। दूसरा जो है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग मतलब क्या होता है? पकड़ के रखना। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज द सेकेंड कैटेगरी इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। तो होल्डिंग टुगेदर मतलब क्या हुआ? पकड़ के रखना। पकड़ के कौन रखेगा? जो ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस होल्डिंग टुगेदर में जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है, ताकि वो राज्य सरकारों को अपने अधीन कंट्रोल कर सके।
देन द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. हम भारत को संघीय शासन वाला या संघात्मक शासन वाला देश क्यों कहते हैं? तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट. तो सबसे बड़ी हकीकत है कि हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम संघात्मक शासन वाले. उसमें क्या लिखा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. Now the next topic is what makes India a federal country. The Constitution declared India as a union of state. तो हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत संघात्मक शासन वाला देश है. इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है. द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. लेकिन फिर भी हम इसे संघात्मक शासन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो राज्यों का संघ है या भारत संघ है, ये संघवाद के लक्षणों पर आधारित है. ऑल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. संघवाद के जितने भी लक्षण हैं ये भारतीय संविधान के प्रावधानों में दिखाई पड़ते हैं. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. तो क्यों इसे हम फेडरलिज्म कहते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो शक्तियां हैं इनका बराबरी से बंटवारा नहीं करने की बजाय केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं. लेकिन इसके साथ ही साथ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कौन सी सरकार कौन सा नियम बनाएगी. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. तो द पावर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट या केंद्र सूची या संघ सूची जिसे कहते हैं. इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. इस केंद्र सूची में वो विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट. तो जो संघ सूची के विषय हैं जैसे रेलवे है, मुद्रा है, एविएशन है, डिफेंस है, विदेश नीति है, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार नियम बना सकती है और पूरे देश को मानना होता है. द सेकेंड लिस्ट इज स्टेट लिस्ट. It contains subjects of state and local importance. The state government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. तो जो राज्य सूची है इसमें वो विषय हैं जो राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सिंचाई है, पशुपालन है, पुलिस व्यवस्था है, आंतरिक प्रशासन है. इस तरह के टॉपिक्स को स्टेट लिस्ट में रखा गया है और इस स्टेट लिस्ट या राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों का होता है. द थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची जिसको कहते हैं. इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. इसमें शिक्षा जैसे कुछ विषय रखे गए हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और इस पे दोनों सरकारें अपने अपने स्तरों पर नियम कानून बना सकती है. बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट, बट इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. तो समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों का होता है और अपने अपने न्याय क्षेत्र में वो लागू करते हैं. लेकिन उसमें एक स्पेशल प्रोविज़न है कि यदि किसी भी कारण से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियम कन्फ्लिक्टिंग होंगे या उनमें विरोधाभास होगा तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का नियम मान्य होगा. एंड द फोर्थ इज रेसिडुअरी पावर और अवशिष्ट शक्तियां जिसको कहते हैं. यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स. अब ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? तो क्या हुआ जिस समय हमारा संविधान बना था,
भले ही बहुत ध्यानपूर्वक बनाया गया था, लंबे बहस के बाद बनाया गया था, बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया था, लेकिन इंसानों ने ही बनाया था। ये पॉसिबल हो सकता था कि कुछ विषय इसमें से छूट गए हो या फ्यूचर में कुछ नए विषय उत्पन्न हो जाए, तो फिर उनमें समस्या आती कि कानून कौन बनाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान रखा गया था। तो इसमें क्या था कि जैसे हम लोग कभी पूजा पाठ करते हैं तो हर देवता के नाम से हवन करते हैं और बाद में क्या कहते हैं, सर्वो देवाय नमः, मतलब जो बच गए, सभी देव जो बच गए उनको हम एक साथ नमन करते हैं। तो इसी तरह से इस रेसिडुअरी पावर में क्या किया गया कि जितनी नए टॉपिक्स होंगे या जो छूटे बढ़े टॉपिक्स हैं, जो ऊपर के तीनों लिस्ट में कहीं भी शामिल नहीं है या नए पैदा हुए टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आएंगे और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो इस तरह से क्लियर दिख रहा है कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। वो यूनियन लिस्ट के विषयों पर कानून बनाती है जिसमें लगभग 96 विषय हैं। फिर वो कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बना सकती है और कन्फ्लिक्ट होगा तो उसका चलेगा, लगभग 33 टॉपिक्स उसमें है। और रेसिडुअरी पावर पूरा का पूरा उसी को दिया गया है। Then the sharing of power between the union government and the state government is the basic to the structure of constitution. अब जो संविधान है हमारे देश का, इसमें सबसे मूलभूत विशेषता क्या है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का क्लियर बंटवारा किया गया है। Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 मेजॉरिटी। अब इसमें क्लियर कर दिया गया कि भले ही केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, बट उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपनी मर्जी से संविधान में किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकती है। यदि संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो पहले वो संशोधन संसद के दोनों सदनों में कम से कम 2/3 बहुमत से पास होगा। मतलब संसद के 2/3 सदस्य यदि उस चेंज के या उस अमेंडमेंट के फेवर में है तभी वो अमेंडमेंट आगे बढ़ेगा। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होने से वो चेंज नहीं होगा। जब पार्लियामेंट से वो पास हो जाएगा तो उसके बाद वो राज्य सरकारों के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा और कम से कम आधी राज्य सरकारें जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक संविधान में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। इसके साथ ही साथ रोल ऑफ जुडिशियरी इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द जुडिशियरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। तो इसके साथ साथ क्या किया गया कि न्यायपालिका को एक स्पेशल रोल दे दिया गया कि आप संविधान का इम्प्लीमेंटेशन और जो भी उसके प्रावधान है, उसके संवैधानिक तरीके हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको सुपरवाइज करने का पावर न्यायपालिका को या जुडिशियरी को दे दिया। In case of any dispute about the division of powers, the high courts and the supreme courts can make a decision. तो यदि किसी भी कारण से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्ति विभाजन को लेकर या शक्तियों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का विरोधाभास होता है या विवाद होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि उनको जिसके फेवर में सही लगे उसके फेवर में वो निर्णय दे दिया जाए और दोनों सरकारों के लिए उसे मानना अनिवार्य होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद आप सब।